जलियांवाला बाग नाम सुनते ही हर भारतवासी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस हत्याकांड की चीखो पुकार आज भी जलियांवाला बाग में प्रवेश करते ही मन मस्तिष्क में गूंज उठती है और अंतरात्मा को झंझोड़ देती है। आंखों के सामने दरिंदगी का भयावह हादसा साकार होता सा प्रतीत होता है, लेकिन ये घटना कैसे घटी? हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इसका क्या महत्व है? वे कौन लोग थे जो इस मैदान में इकट्ठे होकर अंग्रेजी हुकूमत को ये जताना चाहते थे कि अब इन्हें इस देश से जाना होगा? जलियांवाला बाग केवल एक मैदान ही नहीं, इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे कोई भारतवासी भुला नहीं पाएगा। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो कत्लेआम हुआ, जो अंग्रेज़ों ने बर्बरता दिखाई, जिसमें ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से करीब 379 लोग कत्ल हुए और हिंदुस्तानियों के हिसाब से करीब 1000 लोग मारे गए। उसकी अहमियत हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में, हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में बहुत अहमियत है उसकी। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। अमृतसर अर्थात अमृत का सरोवर। हरमंदिर साहिब में आने वाले श्रद्धालु भी जलियांवाले बाग में खिंचे चले आते हैं। देश विदेश के पर्यटक भी विस्मित होते हैं इसके इतिहास को जानकर। मेरा नाम जेसिका है। मैं इंग्लैंड से हूँ। मैं अमृतसर में टूरिस्ट हूँ और जलियांवाला बाग में घूम रही हूँ। ये हमें 1919 की याद दिलाता है, जब ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना नोटिस, बिना वार्निंग के 20,000 लोगों पर गोली चला दी। ये बड़े दुख की बात थी। मैं राधिका केरला से आई हूँ। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ जलियांवाला बाग देखने आई हूँ। यहाँ मैंने दीवारों पर गोलियों के निशान और म्यूजियम में क्लिपिंग्स देखे हैं। जो लोग यहाँ रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में इकट्ठा हुए, उन्हें कितनी निर्दयता से जनरल डायर ने मार डाला, जबकि ये अहिंसा के प्रतीक थे। आज की पीढ़ी को इन्हें सलाम करना चाहिए। इतिहास के हर दौर में पंजाब के रणबांकुरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, बहुत कष्ट सहे हैं। जंग आजादी में लाखों करोड़ों लोगों का योगदान रहा है। ऐसे कितने ही सूरमा हैं जिनके नाम कभी भुलाए ही नहीं जा सकते। उनकी कुर्बानियों को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब के प्रवासी भारतीयों ने अमेरिका और कनाडा जाकर भी देश प्रेम को नहीं छोड़ा। भारतीय क्रांतिकारियों ने वहां गदर पार्टी के नाम से एक सशक्त संगठन बनाया, पत्रिका निकाली, अनेक भारतीय भाषाओं में पत्रिका निकाली, जिसका भारत में भी वितरण किया। इस संगठन के सदस्य थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह बाहकना, दरीसी चेन्हिया। प्रथम महायुद्ध शुरू होते ही हजारों गदर पार्टी के मेंबर पंजाब और अन्य प्रांतों में लौटकर देश की आजादी के संघर्ष में तन मन धन से लग गए। अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब में सर्वाधिक रोष था। अंग्रेजी फौज में भी इन क्रांतिकारियों ने घुसपैठ कर ली थी। रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल क्रांतिकारी नेताओं के संपर्क में थे, परंतु कुछ देशद्रोही और मुखबिरों की जालसाजी की वजह से क्रांति असफल हुई। कितने ही देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी मारे गए, फांसी पर लटकाए गए, आजीवन कारावास तथा यातनाओं के शिकार हुए। ऐसा ही पंजाब का एक नौजवान था, करतार सिंह सराभा, जिन्हें 1916 में केवल 19 वर्ष की युवावस्था में फांसी पर लटका दिया गया। हमारा देश उस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा था। आयरलैंड की श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और इस प्रकार विदेशी मूल की पहली महिला को देश की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी का सभापति चुना गया और 1916 में कांग्रेस एक संयुक्त पार्टी के रूप में और अधिक मजबूती से स्वाधीनता संग्राम में एकजुट हो गई।
उनके प्रयासों से देश में होम रूल आंदोलन ने जोर पकड़ा। एनी बेसेंट के साथ इसका नेतृत्व कर रहे थे तेजस्वी नेता बाल गंगाधर तिलक। सरकार का दमन चक्र और तेज हुआ। 15 जून 1917 को एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी से देश में गुस्से की लहर दौड़ गई, जिसके दबाव में ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगू ने 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की कि भारत की प्रशासन में सुधार किए जाएंगे। इस घोषणा से भारतवासियों में ये आशा बलवती होने लगी कि अब उनकी स्थिति में सुधार होगा, पर वास्तव में ब्रिटिश सरकार की मंशा कुछ और ही थी। दिसंबर 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एक राजद्रोह समिति की नियुक्ति की, जिसे रॉलेट कमेटी के नाम से जाना गया। जुलाई 1918 में इस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि भारतीय स्वतंत्रता एक गुंडों का आंदोलन है जो लूटपाट और हत्याएं करता है। ऐसे आपराधिक तत्वों को दबाने के लिए नए कानून बनाने की जरूरत है। इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए 2 नए कानून प्रस्तावित किए गए, जिनके अनुसार प्रेस पर नियंत्रण रखना तथा गिरफ्तार किए गए भारतीयों को अदालत में पेश किए बिना 2 साल तक कारावास में रखा जा सकता था। न कोई अपील, न कोई वकील, न कोई दलील। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वाक़या था, ऐसे कानून का पास किया जाना, वो अपने आप में अंग्रेज़ी सरकार के किरदार को बहुत बड़े पैमाने पर मंजर आम पे ला रहा था। सारे देश में इस प्रस्ताव का घोर विरोध हुआ। जगह जगह जनसभाएं होने लगीं। ऐसे वक्त में गांधी जी ने आग्रह किया कि हम पूरी गंभीरता से इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि रॉलेट बिल के प्रस्ताव वापस नहीं लिए जाते हैं तो हम इनका पालन करने से इनकार कर देंगे, और साथ ही हम शपथ लेते हैं कि अपने संघर्ष में हम किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। और इस तरह से 1 मार्च 1919 को इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की एक नहीं सुनी और 18 मार्च 1919 को रॉलेट के प्रस्तावों को कानून बना दिया गया और उसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया। 21 मार्च 1919 की बात है। अमृतसर की एक पत्रिका वक्त में एक कार्टून छपा, जिसमें ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत को आजादी की सनद देते हुए दिखाए गए थे। मिस्टर रॉलेट अपना बैग खोलते हुए दिखाई देते हैं और उसमें से आजादी की सनद की जगह एक काला नाग भारतवासियों पर छोड़ देते हैं। इस कार्टून को देखकर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर आग बबूला हो गया। 30 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी गई। बाद में 6 अप्रैल का दिन हड़ताल के लिए तय किया गया। पंजाब की जनता बड़े जोशो खरोश से इसमें शामिल हो रही थी। सबसे अधिक जलसे और प्रदर्शन पंजाब में हो रहे थे। पंजाब का अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'ड्वायर ये सब देखकर बौखला गया। पंजाब ने पहली जंग अजीम में अंग्रेजी हुकूमत की भरपूर मदद करी, फौजियों की सप्लाई के नज़रिए से या रसद पानी के सप्लाई के नज़रिए से। लेकिन पहली जंग अजीम की वजह से जो आम लोगों के ऊपर माली बोझ बढ़ा, इसको वो आइंदा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा ये है कि उनके मन में कहीं न कहीं सुगबुगाहट थी, परेशानी थी, बेचैनी थी। इसके खिलाफ अंग्रेज़ी सरकार पूरी तैयारियां कर रही थी और इन्हीं तैयारियों का एक हिस्सा था रॉलेट बिल्स का सामने लाया जाना। सबसे कड़ा विरोध पंजाब के अमृतसर में ही उठ रहा था और इस संघर्ष में अमृतसर से 2 नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आए, जिनमें से एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल, जो व्यवसाय से तो डॉक्टर थे पर तन मन से स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय हो गए थे। 29 मार्च 1919 को अमृतसर में एक जलसा हुआ, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल ने बड़े स्पष्ट और प्रभावित शब्दों में लोगों से शांति बनाए रखने और पुलिस या सरकार के खिलाफ बिना कुछ बोले हड़ताल करने की अपील की। इसके बाद डॉक्टर किचलू ने कहा कि जंग के दिनों में ब्रिटेन ने भारत की वफादारी की सराहना की थी और इसीलिए सुधारों की भी घोषणा की थी। हम वैसा ही होम रूल चाहते हैं जैसा ब्रिटेन के अन्य शासित राज्यों में पाया जाता है। रॉलेट बिल की मुखालफत दरअसल मामूली मुखालफत नहीं थी। एक जारहाना कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानियों के तसव्वुर को जिस तरह से मुश्तइल किया, वो अपने आप में एक तारीखी पहलू है।
अगले दिन यानी 30 मार्च 1919 को पूर्ण रूप से हड़ताल थी। शाम 4:30 बजे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें 40,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। उसी दिन दिल्ली में भी हड़ताल हुई। कुछ स्वयंसेवक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वे चाहते थे कि रेलवे रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो जाएं, लेकिन वे नहीं माने और इस विवाद ने झगड़े का रूप धारण कर लिया। बात बढ़ गई। कुछ ही देर में रेलवे पुलिस भी पहुंच गई और भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें 8 आदमी मारे गए। उसी शाम दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा हुई। स्वामी श्रद्धानंद उसके प्रधान थे। पुलिस वहां भी पहुंची, पर स्वामी जी के विश्वास दिलाने पर कि शांति भंग नहीं होगी, पुलिस वहां से हट गई। उसमें एक फेमस इंसिडेंट हुआ जब स्वामी श्रद्धानंद उसके नेता थे दिल्ली में, पुलिस वाले बंदूक लेके आए तो उन्होंने अपना सीना सामने किया कि मारो मुझे गोली। और एक बहुत दिलचस्प इंसिडेंट शायद बहुत लोगों को मालूम होगा कि हज़ारों लोग उनको ले गए जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद में कहा कि आप दिल्ली के आवाम को आप मुखातिब कीजिए। अगले दिन 31 मार्च 1919 को दिल्ली में एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में उन मृतकों की अर्थी निकाली गई जो पुलिस की गोली का निशाना बने थे। दिल्ली की घटनाओं ने जनता को उद्वेलित कर दिया। 6 अप्रैल को फिर हड़ताल होनी थी। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'ड्वायर ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पर पाबंदी लगा दी कि वे किसी भी सभा में भाषण नहीं दे सकते। अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पक्षधर लोगों के द्वारा ये खबर फैलाने की कोशिश की कि 6 अप्रैल को हड़ताल नहीं होगी। उस वक्त एक जगह पर क्रिकेट का मैच खेला जा रहा था, जहां हजारों दर्शक मैच देख रहे थे। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल वहां पहुंचे और दर्शकों के पास जाकर उन्हें सूचित कराए कि 6 अप्रैल को हड़ताल अवश्य होगी। 6 अप्रैल को हड़ताल सफल और शांतिपूर्ण रही। अमृतसर में यदि शांतिपूर्ण वातावरण बना हुआ था तो उसका एक मुख्य कारण हिंदू मुस्लिम एकता थी। एकताबद्ध राष्ट्र की भावना लोगों को बांधे हुई थी। 9 अप्रैल 1919 रामनवमी का पर्व था। अंग्रेज गवर्नर के पास खबर पहुंची कि रामनवमी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। फिर भी उसने डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेजने का फरमान सुना दिया। उसे उम्मीद थी कि उसकी इस कार्यवाही से अमृतसर के लोग भड़क जाएंगे और उसे मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। 10 तारीख को वो प्रोवोक करना चाहते थे हिंदुस्तानियों को कि कुछ ऐसा करें जिससे हमें मौका मिले इनको एक सबक सिखाने का। 13 अप्रैल के लिए भारी संख्या में फौजी टुकड़ियां मंगवाने का भी प्रबंध कर लिया था। जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई थी। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को दुकानें बंद करके एचएसएन पार्क में इकट्ठा होने का आग्रह करने लगे। तो हजारों लोग गए एक जुलूस की शक्ल में वहाँ के लोकल कलेक्टर के ऑफिस के घर की तरफ। वहाँ उनको रोका, गोली वोली चलाई गई। उसी दिन फिर हिंदुस्तानियों जिनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने भी कुछ हिंसक कार्रवाइयाँ की। रेलवे स्टेशन पे हुआ, एक बैंक जला दिया, 4-5 यूरोपियंस उसमें मारे भी गए। जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के पहले से ही वहाँ पे बहुत अजीबोगरीब ऑर्डर पास किए हुए थे कि एक जगह कहीं 2 अंग्रेज़ औरतों के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो उस गली में, उस सड़क में बोला कि लोग जो है क्रॉल करके जाएंगे, उसको क्रॉलिंग ऑर्डर कहते थे। तो ये डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जो थे वहाँ के जो लीडर थे, इन्होंने इसको टेकअप किया और बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस में उन्होंने वहाँ के लोगों को लीडरशिप दी। 11 अप्रैल को अमृतसर में मार्शल लॉ जैसा सख्त कानून लागू कर दिया गया, जिसके अनुसार किसी भी अर्थी के साथ 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते थे। जुलूसों और सभाओं पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। शाम को ब्रिगेडियर जनरल डायर, जो जालंधर ब्रिगेड का कमांडर था, अमृतसर पहुंच गया।